हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 5 है, और इसमें हम आज कर रहे हैं इसके केस बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आखिरी में 3 क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन के, यानी कि आपको एक केस दिया रहता है, यानी कि एक आपको एक कंडीशन देती है, उसके आधार पर आपसे उसमें क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, और जो कि होते हैं 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 12 मार्क्स, यानी 80 में से 12 मार्क्स, यानी कि बहुत बड़ा वेटेज है। और ये बड़ा वेटेज है तो क्या इसे छोड़ा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, ये तो नंबर हमें लेने ही होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं नहीं, भाई टीचर्स भी थोड़ा कम ही करवाते हैं ऐसी चीज़ें। तो भाई इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए भाई वैसे भी बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं भाई केस बेस्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट कीजिए, तो हमने यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन को भी स्टार्टअप कर दिया है, जिससे भाई अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब आप अपने कहते हैं 100% मार्क्स तक, यानी पूरे 80 मार्क्स तक भी पहुँच सकते हो। तो भाई साथ में बस बने रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो भाई समांतर श्रेणी के अंदर सबसे पहले हमने पूरे एनसीईआरटी को पूरा कवर किया है, जिसमें हमने इसके उदाहरण प्रश्नावली को भी कवर कर रखा है। उसके बाद भाई आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज की पूरी सीरीज अवेलेबल है, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी पूरा हमने सीरीज कवर करवा रखा है। उसके बाद भाई हमारा इस पूरे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवा रखा है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई जिसने नहीं देखा जरूर देख लेना, और जिसने देख लिया भाई वो तो एक्सपर्ट हो चुका होगा। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हमारे पास है केस बेस्ड क्वेश्चन, और इसको देखते हैं ये क्या कहता है। चलो, तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन यानी कंडीशन देता है। क्या भाई कह रहा है? मैन पावर की कम लागत और उच्च तकनीक इंजीनियरिंग क्षमता के उच्च योगदान के कारण भारतीय प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थान है, और वह गुणवत्तापूर्ण उत्पादन चलता है। देखो, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भाई आजकल ये हो गया है कि मैन पावर कम कर देते हैं, यानी कम लोगों को लेते हैं कंपनी में ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज करने से ये होता है कि भाई उत्पाद ज्यादा से ज्यादा हो पाता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी यानी जो गुणवत्ता है वो भी बड़ी अच्छी होती है। भाई मशीन्स जो काम कर रहे हैं वो भाई वो अच्छी क्वालिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा फास्टली काम कर रहे हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स बढ़ती जा रही है। अब ये कहना क्या चाहता है इसके द्वारा? तो इसके द्वारा ये कहना चाहता है कि भाई एक फैक्ट्री में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। यानी ये कहना चाह रहा है टीवी का उत्पादन हो रहा है, मतलब कोई कंपनी है, ठीक है, वो टीवी का उत्पादन करती है, और वो हर साल क्या कर रही है? अपने उत्पादन को बढ़ा रही है, हर साल बढ़ा रही है, ठीक है। अब इसने कहा इसने छठे साल में 16,000 सेट टीवी के बनाए थे, और 9वें साल कितने हैं? तो भाई 22,600 सेट बनाए हैं। डन। यानी कि देखो इसमें क्या है, ये एक जो फैक्ट्री के अंदर, जैसा कि इसमें बोला है, एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है, यानी कि जो इसकी बढ़ोतरी हो रही है वो इक्वली हो रही है। और जब भी किसी संख्या में समान रूप से चीजें बढ़ती हैं तो उसे एपी कहा जाता है, समांतर श्रेणी कही जाती है। डन। तो ये भी समांतर श्रेणी में, जिसमें इसने कहा इसका 6वें साल में 16,000 टीवी का उत्पादन हुआ है, यानी कि मैं यहां पर लिखूं A6 जो कि 16,000 टीवी। भाई छठा पद मतलब छठे नंबर पे 16,000 टीवी आ रहा है। डन। और साथ में दे रखा है 9वें नंबर पर भाई कितना है? तो मैं 9वें नंबर की मैं बात करूं तो ये दे रखा है कितना? तो भाई 22,600 इतने टीवी सेट हो रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं हम इसके अंदर, जैसा कि A6 मुझे पता है भाई, A6 को क्या कहते हैं? तो A6 को कहा जाता है A प्लस में 5D, भाई यही होता है, और बराबर में 16,000 आएगा। और नीचे A9 की जगह करें तो A प्लस में 8D, और ये बराबर में आ जाएगा 22,600 आ जाएगा। डन। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो भाई ए में से, देखो घटा देते हैं इसको, ठीक है, ए में से 1 कट गया, 5 में से 8 गया, 3D बचेगा। भाई 16 में से 22 गया तो कितना बचेगा? तो 4 2 6, यानी कि भाई कितना आ रहा है ये आ रहा है माइनस में 6। एक मिनट, इसको 6 की ना लेकर ऐसे ना करें, और यहां से सीधे भाई 0 से हाथ से लिया 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा, ठीक है भाई। और उसके बाद भाई इसमें क्या है? इसमें हम सीधे लिख देते हैं ये 40 और 40 और
50, 60 और 66, भाई सीधे 6600 लिख देता हूं मैं, भैया आएगा। भाई याद रखना 16 में 100 में से 2200 घटाया गया है। ओके, अब इसको जब मैं काटता हूं तो भाई माइनस से माइनस कट गया और डी का मान कितना आ रहा है, तो डी ये 3 से ये कटेगा, 3 से जब इसको काटा तो 3 दूनी 6 यानी 22, यानी कि यहां से डी आ गया है 2200। यानी कि हर एक वर्ष, देखो डी क्या होता है, एक सार्व अंतर, मतलब एक समान जो अंतर होता है जो कि निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ रहा है, तो वही तो आपका है 2200। डन। इस 2200 को जैसे किसी भी समीकरण मान लो पहले के अंदर रखा, तो मैं यहां पर लिखता हूं भाई a प्लस में 5 गुने में 2200 डी, इसके बराबर में कितना है, तो भाई ये आ रहा है, भाई कितना आ गया, 5 गुने में 2200, डी नहीं है, डी का मान तो रख दिया है, बराबर में 1600 आ गया, 16,000 आ गया। अब इसको जब हमने गुणा किया तो 5 इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा 11,000, बराबर में 16,000 आ गया। ठीक है, और यहां से ए का मान कितना है, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो ये 5,000 आ गया। डन, 5,000 ही आ चुका है। ओके, यानी इस कंडीशन से, जो पूरी कंडीशन हमें दिख रही है, इससे हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई पहला पद जो है वो आया है 5,000, यानी कि पहले साल जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, पहले साल उन्होंने 5,000 टीवी बनाए थे। डन, ठीक है, और उसके बाद हर एक साल बढ़ोतरी कितने की कर रहे हैं, तो ये हर एक साल टेक्निक बढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाने की वजह से 2200 टीवियां और एक्स्ट्रा बना पा रहे हैं। यानी पहले साल अगर इन्होंने 5,000 टीवी बनाए तो अगले साल 5,000 में 2,2200, मतलब 2200 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,200 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ोतरी होती जा रही है। डन, तो ये हमने इस जो भी हमें कंडीशन दी है उसके अनुसार हमने ज्ञात कर लिया है। ओके, अब इसी के अनुसार जो क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। भाई मैं यहां पर इसको कर देता हूं, मिटा देता हूं, और इसके अनुसार जो क्वेश्चन होंगे वो हम देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या कहता है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसने कहा है प्रथम वर्ष के दौरान उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो प्रथम वर्ष के दौरान उत्पादन कितना था, 5,000 है, भाई यही है। तो भाई वही चीज हम यहां करने वाले हैं, तो यहां पर मैंने लिखा हल, और इसके अंदर डायरेक्टली हम लिख देंगे क्या, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली लिख देंगे भाई प्रथम वर्ष जो है, जो प्रथम वर्ष जो है उत्पादन जो है, प्रथम वर्ष जो उत्पादन है वो आया है 5,000 सेट आया है। ठीक है ना, 5,000 आ गया। डन, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगले वाले को वो क्या कहता है। हाँ जी, तो अगला वाला कह रहा है 8वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए। भाई 8वें वर्ष में बोला है, तो 8वें वर्ष की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये लिखा हल, और इसके अंदर मैं भाई 8वें वर्ष की बात करता हूं, तो भाई मैंने लिखा भाई 8वें वर्ष का उत्पादन। भाई 8वें वर्ष के उत्पादन की बात की जाए तो इसका मतलब ये हो रहा है A8 हो रहा है। ठीक है, और ये निकालने के लिए क्या होता है, तो भाई एपी में हमने पढ़ा हुआ है, भाई A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 7D, भाई ये लिखा जा सकता है। और यहां से A कितना है, तो भाई ये 5,000 है। ठीक है, प्लस में 7 की बात की जाए तो 7 है, और डी की बात की जाए तो भाई 2200 है। भाई ये चीज हो गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, तो ये तो 5,000 है ही, और ये कितना है, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 इतना आ गया भाई, मतलब 15,400 आ गया है। इनको जैसे हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास भाई 20,400, भाई ये आ गया A8, यानी कि हम यहां देख पा रहे हैं 8वें वर्ष का उत्पाद कितना आया है, 20,400 आ चुका है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो कि भाई ये सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे और तीसरे पार्ट को देखते हैं भाई वो क्या कहता है। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट की बात अगर मैं करता हूं, तो भाई नेक्स्ट कह रहा है पहले 3 वर्षों के दौरान उत्पादन ज्ञात कीजिए। पहले 3 वर्षों के दौरान उत्पादन ज्ञात करना है, तो जिसमें कि ए और डी तो हमारे पास ये था। अब भाई पहले 3 वर्षों का हल लिखा, और इसकी बात करें हल के अंदर कि जैसा कि आप देख पा रहे हो 3 वर्षों के उत्पादन, भाई 3 वर्षों के उत्पादन, और यही कहता है इसी क्वेश्चन में कि तीसरे वर्ष का उत्पादन। अगर ये कहता तो क्या उत्तर होता, देखो अगर तीसरे वर्ष कहता है तो हम कहते हैं भाई A3 कह रहा है, यानी थर्ड तीसरे वर्ष कितना उत्पादन हुआ है। और अगर कहा है 3 वर्षों के उत्पादन, यानी ये हो जाएगा S3, यानी पहले 3 पदों का योग आएगा। क्या भाई, पहले 3 पदों का योग आएगा। ठीक है, तो भाई हमें यहां पर S3 निकालना है, A3 नहीं निकालना। डन, चलो ठीक है, तो भाई इसको मैं इरेज करता हूं, और यहां से हम देख पा रहे हैं 3 वर्षों का उत्पादन, यानी मैं यहां पर लिख देता हूं कुल
कुल 3 वर्षों का उत्पादन, या कि कुल पहले 3 वर्षों का उत्पादन लिख देता हूं, कुल पहले 3 वर्षों का उत्पादन, 3 वर्षों का उत्पादन, इसकी बात की जाए तो ये आएगा भाई S3 आएगा। डन। और S3 के बारे में हम देखते हैं यहां पर तो कितना होता है। तो S3 को हम लिखते हैं भाई 3/2। जैसा कि हमें पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d होता है। ठीक है। और यहां पर हम देख पा रहे हैं 3 वर्षों की बात करें यानी n3 है तो 3/2 आएगा, और फिर साथ में 2a आएगा, और a कितना है 5000। ठीक है। प्लस में n माइनस 1, n कितना है 3, तो 3 में से 1 गया 2 बचा तो 2 आया, और d का क्या है तो 2200 है। डन। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है तो 3/2। ठीक है। इधर की बात की जाए तो ये आ रहा है 10,000, ये 10,000 आ गया, प्लस में 22 दूनी 4400 आ गया, ये चीज आ चुका है। डन, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है तो ये आ रहा है भाई 3/2, और ये हमारे पास है 14,400। डन भाई, 14,400 ही आ गया। ओके। अब यहां पर देखते हैं भाई 14,400 जो आ गया, इसको 2 से काटा जा सकता है तो भाई बिल्कुल, तो 7,200 लिख दिया हमने, और इसको जब हमने 3 से गुना किया तो 3 दूनी 6 और 7 दिया 21, भाई ये आ गया, यानी 21,600 आ चुका है। यानी कि पहले 3 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ है तो भाई 21,600 हुआ है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये थर्ड पार्ट भी यहां पर समाप्त होता है। अब आते हैं इसके बाद फोर्थ पार्ट पे, और फोर्थ को देखते हैं भाई वो क्या कहता है। चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट कह रहा है किस वर्ष में उत्पादन जो है वो 29,200 हो रहा है। तो जैसा कि हमें ए और डी तो पता ही है। ठीक है भाई, हमें से पूछा है किस वर्ष में उत्पादन जो है वो 29,200 हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर भाई हल लिखा मैंने, और इसके अंदर एक चीज बिल्कुल याद रखना कि जब भी कहे किस वर्ष, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। क्या भाई, n का मान ज्ञात करना है। तो किस वर्ष उत्पादन इतना है, यानी ये an दे रखा है, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे an का मान है 29,200। an का फॉर्मूला होता है कितना, a प्लस में n माइनस में 1 गुने में d होता है, और ये आ रहा है 29,200 आ रहा है। ठीक है भाई, इसमें a कितना है तो भाई 5,000 है, 5,000 लिखा, प्लस में n माइनस 1, n तो हमें ज्ञात करना है, और d कितना है तो भाई 2200 है, अब बराबर में आ रहा है ये 29,200 आ रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डन, चलो ठीक है। इसको जैसे ही हमने गुना किया तो ये आ रहा है भाई 5,000 प्लस में 2200 n माइनस में 2200 बराबर में 29,200। भाई ये चीज आ गई। ओके। अब इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि 5,000 में से जब 2200 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 2800 बचेगा। अब उस 2800 को उस साइड जाके माइनस कर देंगे, तो यहां पर हमने लिखा भाई 2200 n, और ये आ गया भाई 29,200, और माइनस में इधर से जाएगा तो ये 2800 माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 2800 माइनस हो गया। अब 2800 माइनस होते ही कितना आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही मैं देखता हूँ भाई 2800 माइनस किया है, तो यहाँ से भाई कितना आ जाएगा, तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। अब 12 में से 8 गया 4 बचेगा, और ये 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और हमारे पास क्या आ रहा है 2 है। 29,200 था, अब ये 26,400 आ गया। चलो ठीक है, ये चीज आ चुका है। अब यहाँ पर भाई क्या चीज है हमारे पास, 2200 n है। भाई हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया, ये आ गया। ओके। अब 2200 n है, तो यहां से n का मान अगर मैं निकालता हूं तो ये आएगा 26,400, और बटे में ये 2200 आएगा। चलो ठीक है, ये चीज आ गया। इससे जब हम इसको काटते हैं तो 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं भाई 22 को इससे काटेंगे तो ये 22 पर ही कट जाएगा, और n का मान आ जाएगा 22। ठीक है भाई, n का मान 22। तो यानी यहां पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, किस वर्ष में उत्पादन 29,200 है, तो भाई ये 22वें वर्ष में, यहां पे हम लिख सकते हैं भाई 22वें वर्ष में, 22वें वर्ष में उत्पादन कितना आ रहा है भाई, 29,200 है।
डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लिख दो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे वाला क्या कहने वाला है। ठीक है, चलो भाई इसको इरेज करते हैं। हाँ जी, तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला 5वां पार्ट जो कहता है, ये कह रहा है कि 7वें वर्ष और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का अंतर क्या होगा। तो भाई इसमें हम यहां पर देख रहे हैं 7वां वर्ष यानी A7 और भाई चौथे वर्ष A4, इसका अंतर कितना होगा ये याद करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, A7 होता है कितना, A प्लस में 6D होता है और माइनस में ये कितना आएगा, तो भाई इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा और ये आ गया A प्लस में 3D होता है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट अगर मैं खोलता हूं तो A प्लस में 6D आ रहा है, माइनस में A और माइनस में 3D होता है। डन भाई, माइनस में और माइनस में 3D होता है। अब इसके बाद A से A कट गया और 6 में से 3 गया तो 3 ही बचेगा। तो यहां पर हमने देख लिया भाई 3D आ गया और इसमें हम देख पा रहे हैं 3D मतलब क्या हो जाएगा, तो D का मान रखते हैं ना, तो D का मान कितना था, तो D का मान है 2200, ये रखा हमने। अब यहां पर देखा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 6600, इतना आंसर आ रहा है। यानी कि चौथे वर्ष और 7वें वर्ष के बीच जो अंतर था वो कितने का है, तो वो अंतर है 6600 का। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हो और इसके साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि भाई एक पार्ट के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन जो आता है उसमें 5 आपके पार्ट आएंगे, उसमें से कोई 4 आपको करने होंगे तो ही आपके 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, मैंने फिलहाल 5 बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये केस क्या कह रहा है। तो ये केस कह रहा है कि भाई हमारा मित्र वीर जो है वो 200 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहता है। पर ये जो है 200 मीटर की दौड़ में भाग लेना चाहता है। अब ये कह रहा है वह वर्तमान में उस दूरी को 51 सेकंड में पूरा कर सकता है। यानी अभी वो फर्स्ट टाइम जो दौड़ने जाएगा ना, तो वो 51 सेकंड में 200 मीटर दौड़ लेता है। ठीक है भाई, और अभ्यास के प्रत्येक दिन के साथ उसे 2 सेकंड कम लगता है। यानी अगर वो डेली प्रैक्टिस करे तो हर एक दिन, यानी आज अगर प्रैक्टिस करता है तो कल वो 2 सेकंड कम में वो 200 मीटर ट्रैवल कर लेगा। यानी अगर वो 51 सेकंड में अगर कर रहा था, अगर मान लो पहले दिन वो गया 51 सेकंड में करा, तो अगले दिन फिर प्रैक्टिस करता है तो वो 49 सेकंड में 2 सेकंड कम हो जाएगा। उसके अगले दिन 47 सेकंड में, उसके अगले दिन कितना हो जाएगा, तो भाई 45 जाएगा और इस तरह से बढ़ता घटता जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से सेकंड घटते जा रहे हैं हर एक दिन के साथ। ओके, क्योंकि इसने कहा है 2 सेकंड कम लगता है हर एक दिन। अब इसने कहा है वह 31 सेकंड में दौड़ना चाहता है, वो 31 सेकंड में दौड़ना चाहता है, यानी घटते घटते ये 31 तक आ गया है। ओके, इसकी बात करें तो ए कितना है 51, इसका अंतर कितना है, तो भाई 2 घट रहा है, यानी -2 अंतर है। ठीक है भाई, और भाई इसका एनवा पद जो है an जो है, जहां तक इसे पहुंचना है वो 31 है। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं an के अकॉर्डिंग, तो a प्लस में n-1 गुने में d बराबर में 31 आएगा। अब भाई a कितना है, तो 51 n-1 ठीक है, ये सॉरी d का मान कितना है, तो -2, तो भाई -2 लिखा हमने। अब बराबर में 31 है। इसको जब अंदर गुना करते हैं तो ये कितना आ रहा है 51, इसको गुना करते हैं -2n आएगा प्लस 2 आएगा बराबर में 31 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई इस 2n को उठाकर उस साइड लेके जाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से। भाई इस 2n को उठाकर उधर लाएंगे, 31 को उधर लाएंगे, भाई 51 और 2 53 होता है। ठीक है, और वो 31 इधर आएगा, माइनस में आएगा, और उस साइड की बात करें तो 2n आ गया। अब 53 में से 31 गया, कितना बचा, तो भाई ये 22 बचा। भाई ये 22 बचा और ये 2n है। ठीक है भाई, अब यहां से 2 से काटेंगे तो ये 11 पर कट जाएगा, यानी n का मान 11 आ गया। यानी इसके अकॉर्डिंग n का मान जो है वो 11 आ गया। भाई n का मान 11 आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलो भाई n का मान कितना 11 आ चुका है, a 51 है, d -2 और an इतना है। ओके, अब इसी के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कहा है दी गई स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद एपी है, मतलब इस स्थिति को देखते हुए कौन सा पद एपी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 51, 49, 47, 45 तरह से होगा। ऐसा कहीं दिख रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक जगह सिर्फ ये, भाई ये ख ऑप्शन दिख रहा है, 51, 49, 47 ऐसे दिख रहा है। तो ये इसका आंसर होगा, यानी ख पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम चेक करते हैं, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट की बात करें, उसे अपने लक्ष्य तक कम से कम कितने दिनों तक अभ्यास करने की आवश्यकता है, यानी उसे यहाँ से 31 तक पहुँचने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो दिन की बात कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, तो भाई 11 लग रहे हैं। तो भाई 11वें दिन वहाँ पहुँचेगा, तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं उसे 11 दिन टोटल लग रहे हैं। ओके भाई, यही चीज़ 11वें स्टेप में पहुँचेगा वहाँ पे, तो 11 दिन लग रहे हैं। तो
ये चेक किया तो भाई ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई उसी जो हमें डाटा दिया हुआ था शुरू में, जो बात कही गई थी उससे हमने इस चीज़ को निकाल लिया। ओके भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पहले से ही कुछ डाटा, कुछ सिचुएशन दे रखी होगी, उससे ही आप सारी चीज़ें निकालोगे और उसके सारे आंसर दोगे। तो देखो भाई 2 के आंसर तो निकल गए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, तीसरा क्या कहते हैं। तो तीसरे पार्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद उपरोक्त दी गई एपी में नहीं है। इनमें से कौन सा पद इसके एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें एपी में नहीं का मतलब देखो क्या है, 51 से घटते घटते 31 तक गया है, 31 तक गया है। अब 31 से नीचे तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाने का मतलब ये 30 पॉसिबल नहीं है भाई, 30 तो नहीं आ सकता भाई, ये 30 नहीं आ सकता। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, क्योंकि ये एपी में है ही नहीं, एपी तो 31 तक की है और यहाँ पर संख्या 30 दी हुई है। डन, नो प्रॉब्लम। तो भाई ये इसका आंसर होता है, इसको चेक करते हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट कह रहा है किसी एपी का एनवा पद दिया हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है भाई, तो इसका सार्व अंतर आपको बताना है। देखो सार्व अंतर यानी डी कैसा निकालते थे, तो डी निकालते थे कोई भी एनवा पद है उसमें से एक कम वाले पद को घटा दो, या फिर कहा जाए नॉर्मली ऐसे होता था, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो अपने आप डी आएगा, ऐसे ही होता था। डन, तो हम एन के फेरे में ना चल के वो वाला कर लेते हैं भाई, दूसरे पद में से पहले पद को हटा लेते हैं। तो वही चीज यहां पर कर लेता हूं मैं। तो यहां पर दूसरा पद भाई, दूसरा पद A2 निकालूंगा भाई, लिखा A2 माइनस A1 क्या, और यही आएगा D। ठीक है, और A2 यानी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3 माइनस में 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 3 भाई, यही होगा भाई। A2 ये आ गया, A1 ये आ गया, इसको भाई 4 3 7 आ गया और 5 आ गया, और ये अंतर आ गया 2 का भाई, ये अंतर 2 का आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, का बिल्कुल करेक्ट आता है। जब भी ऐसी सिचुएशन है ना, देख लेना डायरेक्टली कि भाई जो n के साथ गुना हो, यहाँ n नहीं होना चाहिए, अगर कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या है, अगर यहाँ n के साथ जो भी गुना में होगा ना वही इसका सार्वंतर होता है, तो वो हमारा फिलहाल 2 आ गया है, बाकी हम निकालना तो जान ही गए। डन, तो भाई ये इसका आंसर आता है, इसको हम चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी यहाँ पर समाप्त। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब वो क्या कहता है वो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट ये कह रहा है x का मान जिसके लिए भाई ये जो पदे हैं आपके पास, ये जो चीजें आपको दे रखी है कि एक के लगातार 3 पद हैं, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि ये लगातार 3 पद हैं, तो उसके लिए x का मान क्या होगा जिससे कि ये तीनों पद लगातार हो, यानी समांतर श्रेणी में हो। तो उसके लिए याद रखना, ये अगर पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो फिर हमें पता है जो दूसरा पद होता है वो पहले प्लस में तीसरे को जोड़कर बटे 2 कर दिया जाए तो बीच के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यही सिचुएशन को हम लेते हैं, तो भाई A2 कितना है, x प्लस में 10 है, बराबर में A1 है 2x, और A3 जो है वो 3x प्लस में 2 है, और बटे में कितना है 2 है, इस 2 को उधर भेजा तो ये आ गया 2x प्लस में 20, और यहां आ रहा है 5x प्लस में 2 भाई, 2x उठा के उधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा 3x, और इस 2 को उठा के इधर भेजते हैं तो ये 18 आ जाएगा, और यहाँ से x के मान की बात करें तो 18 को 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18 यानी 6 आ गया। यानी अगर ये x का मान 6 होता है तब जाकर ये तीनों क्या होंगे, लगातार एक एपी में होंगे। तो भाई यहाँ पर 6 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको अगर चेक भी करना चाहो तो भाई 6 दूनी 12 आ रहा है, और यहाँ पर 6 प्लस 10 16 आ रहा है, और 6 3 18 और 2 कितना होता है, तो 20 आ रहा है। क्या ये लगातार है, देखो 12 4 16 16 4 20 बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। तो यानी हमने जो 6 निकाला है वो सही निकाला है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर हम देखते हैं, इस को चेक करते हैं, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इसको चेक भी कर लिया है। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और ये भी आपको आना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इसके भी 5 पार्ट खत्म, यानी सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को, और देखते हैं भाई वो किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी बात करते हैं। तो ये कह रहा है आपका बड़ा भाई कार खरीदना चाहता है, ठीक है भाई, और उसकी कार के लिए बैंक से ऋण लेने की योजना है, मतलब कार के लिए कार लोन लेना है। ठीक है, चलो भाई ले लेंगे। अब ये कह रहा है वह 1,18,000 रुपए के अपने कुल ऋण को 1,000 रुपए की पहली किस्त से शुरू करके हर महीने भुगतान करके चुकाता है। यानी कि ये कह रहा है कि उसने जो बैंक से लोन लिया है वो कितना लिया है, तो वो लिया है भाई 1,18,000 रुपए। ठीक है, अब वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा, यानी उसको जो वापस करेगा पैसा, तो उसके लिए क्या है, उसको पहली किस्त जो है वो 1,000 रुपए पे करेगा। उसके बाद यदि वह हर महीने 100 रुपए की किस्त बढ़ाता है, यानी पहले महीने उसने 1,000 रुपए पे किए, ठीक है, अगले महीने 100 रुपए बढ़ाकर 1,100 रुपए पे किए, उसके बाद 1,200 रुपए पे किए, फिर 1,300 रुपए पे किए,
ठीक है भाई, ऐसे पे करता जा रहा है, ऐसे वापस पैसे को देता जा रहा है उसे। ठीक है भाई, अब तो निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अब निम्नलिखित क्या है वो देखते हैं। निम्नलिखित की बात क्या है, उसके द्वारा तीसरी किस्त में भुगतान की गई राशि। भाई तीसरी किस्त है, उसमें भुगतान की गई राशि की बात कर रहे हैं। तो भाई तीसरी किस्त में कितने भुगतान होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या देख पा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो पहला पद जो है वो 1000 है। भाई इसका जो सार्व अंतर है, इसका अंतर जो है वो कितने का है, 100 का अंतर है। भाई इनका गैप जो है वो 100 का है, यानी कि ये D100 आ गया। अब इसने कहा है तीसरी किस्त के भुगतान की गई राशि, यानी A30 पूछ रहा है, और तीसरी किस्त के लिए कितना हो जाएगा, तो A प्लस में 29D होगा। भाई ऐसे ही होता है। और यहां पर A की बात करें तो कितना है, तो ये A है 1000, अब प्लस में 29 है, और D की बात की जाए तो ये 100 है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ रहा है भाई 2900। इनको जैसे ही जोड़ा तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया 3900 आ गया। डन। यानी तीसरी किस्त कितनी है, 3900 है, यानी का ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आता है, का ऑप्शन करेक्ट आता है, जिसको हम चेक करते हैं। तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और हम देख पा रहे हैं कि तीसरी किस्त कितनी दी है उसने, वो हम यहां से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन की बात करें, उसके द्वारा 30 किस्तों में भुगतान की गई राशि। अब देखो अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या कहा गया था, तो उसमें कहा था तीसरी किस्त ज्ञात करनी है, तो हमने A30 निकाल लिया। अब इसने ये इसमें कहा है 30 किस्तों में की गई राशि, मतलब 30 किस्तों में कहा गया है, यानी कि अब ये आ गया है S30, यानी पहले 30 किस्तों में कुल कितनी राशि दे चुका है वो ज्ञात करना है। यानी इसके अकॉर्डिंग हमें S30 निकालना है, और इसके लिए क्या होता है, तो n बाई में 2, और 2a कितना है, 1000 है, प्लस में n माइनस 1, यानी कि भाई 30 है तो 29 आएगा, और d की बात की जाए तो d कितना है, तो भाई 100 है, ये आएगा। अब देखो तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से क्या बताता हूँ कि भाई Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुने में d। भाई यही चीज होता है, भाई यही होता है। तो यहां पर जब n का मान कितना है, 30 है, तो n की जगह 30 रखा, a की जगह 1000 रखा, और d की जगह 100 रखा। n की जगह 30 रखो, 30 में से 1 गया तो 29 ही बचेगा, भाई यही आएगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं ये आ चुका है, 2 से इसको काटा तो ये 15 हो गया है। अब यहां पर देखा भाई ये 15 आ गया, अब यहां पर 1000 और 2 2000 आ गया, और प्लस में ये कितना है, तो भाई 2900 है। ठीक है, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 15 गुने में कितना आ रहा है, तो 4900 आ रहा है। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब इसके बाद इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे कितना आएगा, तो 15 निम्मा कितना होता है, तो 135, 135 का 5 हासिल 13, अब 15 चौके 60 और 13 73 होता है, और बट साथ में 2 0 आ गया। यानी इसको जब हम गुना करते हैं तो भाई 73,500 रुपये ये पे कर चुका है। कितना भाई, 73,500 रुपये ये भुगतान कर चुका है, यानी कि ख ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ओके, यानी जो पैसे वापस कर रहा है वो तीसरी किस्त में 73,500 रुपये वापस कर चुका है। नो प्रॉब्लम, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या कह रहा है। अच्छा, इसको हमने चेक किया तो ये भी ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये कहता है ऑफर कि तीसरी किस्त का भुगतान करने के लिए उसे अभी कितनी राशि चुकानी है, मतलब उसे टोटल अमाउंट जो पे किया था उसने, मतलब पे करना है, उसके लिए और कितनी राशि उसको चुकानी बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल राशि जो कि कितनी है, 1,18,000। भाई यही था, इसमें से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 73,500 इतना उसने पेमेंट कर दिया है, 73,500 पेमेंट कर दिया है। ओके भाई, 1,18,000 उसे देना था, 73,500 पेमेंट कर चुका है। अब उससे कहा गया है कि अभी कितनी राशि चुकानी बाकी है, तो भाई इसके बाद जो घटाने के बाद बचेगा वही राशि बाकी होगी। तो भाई इसके लिए हम बात करें तो 73, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं यहां पर 1,1,8,1,2,3, ठीक है भाई, और ये 73,500। अब इसको जब घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। अब भाई 10, ये 10 में से 5 गया तो भाई 5 ही बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, और 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, यानी 44,500 है। यानी कि हम देख पा रहे हैं ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, ग ऑप्शन करेक्ट आता है। इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी राशि उसकी बची हुई थी, वो भी ज्ञात कर पा लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला कह रहा है यदि कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त की भुगतान की गई राशि बताइए। अगर कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त में वो कितना पैसा देगा वो हमें बताना है। ठीक है, जैसा कि हमें पता था इसमें पहला पद जो था वो 1000 था और इसका जो सारवंतर था वो 100 था। ठीक है, कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त में भुगतान की गई राशि यानी कि A40 हमें बताना है, जो कि होगा A + 39D होगा। ठीक है, A की बात करें तो ये 1000 है और भाई 39 लिखा और साथ में 100, क्यों 100 को गुना ही लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें कोई सी। तो यहां पर भाई लिखा हमने 1000 प्लस में 3900 हो जाएगा। अब इसको देख लिया, जोड़ दिया तो ये आ गया 4900 आ गया। ठीक है, नहीं 4900 आ चुका है। यानी कि इसमें मैं कह सकता हूं का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि यदि अगर 40वीं किस्त उसकी आखिरी किस्त है तो 40वें नंबर की किस्त जो होगी वो 4900 रुपए की होगी। डन, नो प्रॉब्लम। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा, इसको हमने चेक किया तो ये भी बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसने कहा है पहली किस्त और अंतिम किस्त के से अनुपात, यानी पहली किस्त और अंतिम किस्त के बीच का उन दोनों का अनुपात। तो पहली किस्त कितनी थी तो 1000 थी और अंतिम किस्त अभी हमने निकाली कितनी थी तो 4900 थी। ठीक है भाई, इतनी थी भाई पहली किस्त उसने 1000 दी और अंतिम किस्त 4900 दी है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इससे ये कट जाएगा और इसका अनुपात जो आ रहा है 10:49 आ रहा है। भाई 10:49 आ रहा है, तो इसमें हम कहीं देख पा रहे हैं तो भाई हाँ बिल्कुल ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसमें हमने देखा कि भाई इसका अनुपात 10:49 आ चुका है। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। चलो भाई ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपने यहां पर देख लिया कि इस क्वेश्चन के मतलब जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था उसके आधार पर जो 5 पार्ट पूछे गए थे, 5 के आंसर बेहतरीन तरीके से हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए। भाई इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो इनको क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये भी सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं कि केस स्टडी के सभी चैप्टर के सभी चैप्टर के केस स्टडी के क्वेश्चंस यहां हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी केस स्टडी की भी पूरी सीरीज यहां पर अवेलेबल है, जिससे भाई हम चाहते हैं कि आपके किसी भी तरह के कोई भी मार्क्स ना कटें, क्योंकि भाई ये केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, केस के आधार पर जो क्वेश्चन है ये आते हैं 12 मार्क्स के, और 12 मार्क्स जो होते हैं, 12 नंबर जो होते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। 80 में से 12 ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, और ये होते हैं बहुत इजी वाले क्वेश्चन, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो भाई इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा यहाँ पे आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने केस बेस्ड स्टडी के समांतर श्रेणी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किए हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी हम लेके आएंगे, उसको भी जरूर देखना, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भाई इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहना। और बाकी मैं फाइनली बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में जैसा आप लोगों को पता ही है कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही हिंदी मीडियम की बात तो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अब मैं आपको जस्ट ये कहना चाहूँगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव या फिर आपके जानकारी में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ स्टडी करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि भाई यहां मिलता है सारा एजुकेशन 100% फ्री, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डन। और जैसे आप हमारे साथ YouTube पर जुड़े हो, उसके साथ साथ आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हो, जो कि है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ भाई हमारा मैग्नेट ब्रेन का ऐप्स है, इस पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से, यानी आपको इसमें जस्ट चुनना है। जैसे आप 10वीं कक्षा हिंदी मीडियम है तो आप जस्ट पहले इसमें आइए और यहाँ पर अपने चुनिए हिंदी मीडियम, और उसके बाद फिर आइए 10वीं कक्षा को चुनिए, उसके बाद अपने विषय को चुनिए, और विषय के बाद अपने टॉपिक को चुनिए। यानी हर चीज़ बिल्कुल अरेंज मिलेगी, यानी आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई ये वीडियो खो गई, वो वीडियो खो गई, कहाँ है पता नहीं, कहाँ है नहीं मिल रही है। नो, ऐसे कोई भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा डाटा बिल्कुल अरेंज मिलता है, और यहाँ से पढ़ाई आप एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ओके, और साथ में कहना चाहता हूँ भाई आप हमारे साथ सोशल साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहती है। और अगर आप चाहते हो और भी ज़्यादा बेहतरीन तैयारी, तो भाई उसके लिए आप यहाँ से नोट्स भी ले सकते हो। भाई नोट्स हो गए हैं, बुक्स हो गए हैं, ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन बना देंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे एक लिंक
लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके अंदर आप जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर से एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करना, उसके बाद मैग्नेट टीम आपसे कॉन्टैक्ट में आएगी और आपको बुक अवेलेबल कराने में आपकी हेल्प कराएगी। डन। चलो भाई ठीक है, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।